हेलो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, भाषा के रूप, भाषा कौशल क्रम, भाषा की विशेषताएं, भाषा की उपयोगिता और भाषा के विभिन्न चरण और भाषा के रूप। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस शीट में आए हुए नए प्रश्न है, उन सब का जो आगे सीटेट के एग्जाम होगा उसमें आने की उनकी संभावना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये अपनी चौथी क्लास रहेगी, 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें आपको भाषा के बारे में करवाए गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऐड हो जाइए। ये है अपना पहला क्वेश्चन। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? भाषाई कक्षा में भाषाई खेलों का मतलब भाषा सीखने के लिए जो खेल खेले जाते हैं उनका आयोजन क्यों किया जाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। हाँ, बात कुछ हद तक सही है। आकलन का काम करता है, आकलन का काम नहीं करता। आकलन का मूल्यांकन और आकलन वो तो अलग बात है। रोचकता और जोश लाता है। ऑप्शन ये भी सही है, पर इससे बेहतर ये है, रोचकता और जोश लाता है। क्योंकि खेल खेल में बच्चा ज्यादा सीखना पसंद करता है। खेल खेल में सीखेगा तो रोचकता, क्लास में रोचकता आएगी और बच्चों में जोश आएगा, वो अच्छे से भाषा सीख पाएंगे। तो इससे बेहतर कौन सा है? सी, रोचकता और जोश लाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है कि एक सुमन नाम की लड़की है, वो बचपन से ही गुजराती भाषा को बोल लेती है और समझ लेती है, पर वो कभी भी विद्यालय नहीं गई, मतलब स्कूल नहीं गई। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? भाषा सीखने का, भाषा उसने कहीं से सीखी नहीं है, भाषा अर्जन का, या सुनने की, या सुमन की सुनने की प्रतिभा है वो सबसे बेहतर है इसलिए वो गुजराती बोल और समझ रही है। भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा में पिछड़ेपन का तो हो नहीं सकता। भाषा में पिछड़ेपन का होता तो वो नहीं गुजराती समझ पाती और नहीं गुजराती बोल पाती। तो ये कट गया। सुमन की प्रतिभा का, सुमन की प्रतिभा ये भी नहीं हो सकता। भाषा सीखने का, भाषा सीखना होता है अधिगम, भाषा का अधिगम करना। तो स्कूल ही नहीं गई, अनौपचारिक रूप से सीख रही है, बोल पा रही है, तो क्या होगा? भाषा अर्जन। वातावरण में, परिवार में, समाज में रह के जो भाषा सीखी जाए वो होती है भाषा अर्जन। तो भाषा का अर्जन करके गुजराती सीखी और इसलिए वो बोल पाती है अच्छे से और सुन पाती है, समझ पाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक की समय की भाषा प्रयोग की कुशलता है कि शिक्षक की समय की भाषा कुशलता मतलब भाषा में निपुणता, भाषा में अच्छे से बोलना, अच्छे से बच्चों को समझाना, अच्छे से उच्चारण करना की कुशलता है। बच्चों में भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। सही है। भाषा में बच्चों में भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। क्यों नहीं डालती? डालती है। अगर एक टीचर है हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी, वो जिस तरह से शब्दों का उच्चारण करेगा बच्चे वैसे उसको फॉलो करके, उसको अनुकरण करके सीखते हैं, तो उनमें प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये गलत हो गया। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, अलंकारिक भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाता। वो तो जब आप किसी साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, तब अलंकारिक भाषा, तब अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करके भाषा को रोचक और भाषा को सुंदर, सहनशील बनाने के लिए अलंकारिक शब्दों का प्रयोग होता है। ये भी नहीं है। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, बाध्य नहीं करती। कोई भी टीचर हो, किसी भी बच्चे को सिखा रहा है तो उसे प्यार, सहनशीलता से सिखा सकता है, उसे बाध्य करके नहीं सिखा सकता। कुछ शब्दों जैसे बाध्य है, सिर्फ, केवल, से ही, वो अगर आपके शिक्षण की किसी भी क्वेश्चन में आए तो वो ऑप्शन नेगेटिव ही माना जाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा हो गया? ये तीनों नहीं है। बच्चों में भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। आदर्श रूप, बच्चे, अध्यापक है, आदर्श वाचन करेगा, बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? ये आपको कल मैंने बताया था, अपन भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर कर रहे थे। तब भाषा का कठिनाई स्तर नहीं, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने की पद्धति, भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर, भाषा सीखने की पद्धति। अर्जन में भी छोटे छोटे शब्दों से बड़े शब्द, पूरे वाक्य बोलना शुरू किया जाता है। अधिगम में छोटे छोटे शब्दों से बड़ा वाक्य बोलना शुरू किया जाता है। ये भी नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक से आप भाषा नहीं सीख सकते, उसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसलिए कि सिर्फ
पाठ्य पुस्तक से सीख लो। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा अर्जन में कुछ शब्द कठिन होते हैं, उनको भी धीरे धीरे अभ्यास करके समझना पड़ता है। भाषा अधिगम में भी कुछ शब्द कठिन होते हैं, ये भी नहीं है। तो क्या हो गया, भाषा का प्रवेश। प्रवेश एक पॉजिटिव शब्द है। जहां भी शिक्षण विधि के कोई भी क्वेश्चन में प्रवेश शब्द आए, प्रवेश, वातावरण, पर्यावरण, तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब उस प्रश्न का उत्तर वो ही माना जाएगा। लगभग मतलब 90% ऐसा होता है कि जिस ऑप्शन में प्रवेश, वातावरण, कुछ पॉजिटिव शब्द आते हैं, बच्चों के हित में होना चाहिए सब कुछ, वही ऑप्शन सही माना जाता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है प्रवेश का। भाषा अर्जन में तो बच्चा वातावरण में रहकर, समाज में रहकर, अनौपचारिक क्रिया करके सीखता है, और भाषा अधिगम में सीखता है विद्यालय में, शिक्षक से, किताब से। तो वहां का भाषा अर्जन का प्रवेश अलग हो गया, भाषा अधिगम का प्रवेश अलग हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक भाषा शिक्षक है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? भाषा का आकलन नहीं, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक हो ना हो, अगर भाषा का शिक्षक है तो उसके पूरा उसका ज्ञान होना चाहिए। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा कि भाषा का आकलन करे, जरूरी नहीं है आकलन करे, बच्चों को समझा सकता है, उसको बातों बातों में आकलन कर सकता है। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया नहीं अपना सकते आप। जब कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसे प्यार से समझा सकते हो, उसे आप दंड तो दे ही नहीं सकते। जैसे अपने एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है, और जो आरटी 2009 है उसमें भी कहा गया है कि आप बच्चों के प्रति कठोर रवैया नहीं अपना सकते, उन्हें सजा नहीं दे सकते, मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं दे सकते। तो ये गलत हो गया। भाषा की पाठ्य पुस्तक सिर्फ बाटा के पास भाषा की पाठ्य पुस्तक की काफी नहीं है, भाषा का आकलन नहीं है, बच्चों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। जितने ज्यादा बच्चों को अपने बोलने का मौका देंगे, कक्षा में खड़े करके जो पॉइंट बुलाई जाती है, परेड में जो शुरुआत के जो मोटिवेशन छोटे छोटे दिए जाते हैं, तो वो बच्चों को बोलने में हिचकिचाहट दूर भाषा सीखने के लिए दिए जाते हैं। तो भाषा के सबसे ज्यादा अधिक अवसर देने चाहिए ताकि बच्चे का भाषा विकास अच्छे से हो सके। अपना क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास करना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या करेंगे? एक शिक्षक है, वो छात्रों में भाषा को शुद्ध रूप से अच्छे से बोलने के लिए बच्चों में क्या कर सकता है? अगर आप उस शिक्षक की जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? वाचन के अधिक से अधिक अवसर देंगे, सही है। बालक को वाचन की शिक्षा देंगे, देंगे, ये भी सही है। 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें दोनों ही सही है। ठीक है, वाचन के अधिक से अधिक अवसर देंगे, बच्चे को जितना ज्यादा बोलने का अवसर दिया जाएगा, जितना ज्यादा उसे प्रेयर में, क्लास में और कोई भी स्कूल में, कॉलेज में जो भी प्रोग्राम होते हैं बच्चों को पार्टिसिपेट किया जाए, जितना ज्यादा वो भाग लेगा उतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बोलने की तमीज होगी, तहलीक होगी, सब कुछ अवसर होगा तो होगा ही होगा। बालक को वाचन की शिक्षा देंगे। अगर 1 व 2 दोनों नहीं होते ना तो ये सही होता। ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, वाचन की शिक्षा देंगे, बताएंगे कि ऐसा बोला जाता है, इस शब्द का ऐसा उच्चारण किया जाता है, इस शब्द का ऐसा उच्चारण किया जाता है, तो समझेंगे 1 व 2 दोनों। भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग करना, छात्रों में शुद्ध, सरल व स्पष्ट ढंग से अपनी बात को अभिव्यक्त करना। तीनों ही सही है। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति, सोचना, किसी को क्या बोलना है, कब बोलना है, शक्ति का विकास करना, सही है। भावानुकूल भाषा प्रयोग करना, अगर किसी को गुस्से से बोल रहे हैं तो उसमें अपना फेस रिएक्शन, अपनी बॉडी लैंग्वेज सारा वही होना चाहिए। अगर किसी को प्यार से बोल रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज, अपनी फेस रिएक्शन सारा सेंसिल होना चाहिए, उचित भाषा शब्द प्रयोग होना चाहिए। छात्रों में शुद्ध, सरल व स्पष्ट ढंग से अपनी बात को व्यक्त करना। भाषा शिक्षण के उद्देश्य एक बच्चा में ऐसा भाषा विकास होना चाहिए कि अपनी बात को किसी के सामने भी रख सके, अपने भाव, अपने फीलिंग्स को सबके सामने जाहिर कर सके। तो ये सारे सही है। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के। बच्चा किसका सर्वोत्तम साधन है? भाषा किसका सर्वोत्तम साधन है? संक्रमण का, अपने विचारों का संक्रमण होता है, कम्युनिकेशन होता है, अपन आपस में बात कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। संकलन का, भाषा को लिखकर मौखिक सांकेतिक रूप से संकलन कर सकते हैं। विचारों के आदान प्रदान का, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात सुन पा रहे हो, भाषा के माध्यम से मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं,
तो वो भाषा के माध्यम से है। इसमें भी चारों सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करवाने के क्या लाभ है? बच्चों को बाल साहित्य क्यों उपलब्ध करवाया जाए? बाल साहित्य जो छोटी छोटी बुक आती है ना, जिसको मैगजीन में अपने जो अखबार आते हैं उनमें छोटे छोटे आते हैं बाल साहित्य, कार्टून, उस पर कुछ लिखा होता है, चुटकुले वगैरह, वो बच्चों को क्यों उपलब्ध करवाए जाए? बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करवाने के क्या लाभ है? मतलब उस बाल साहित्य क्यों पढ़ाया जाए बच्चों को? वो छोटी छोटी जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं पोथिये, वो क्यों दिए जाते हैं? चुटकुले, छोटी छोटी कहानियां। श्रवण कौशल का विकास नहीं, वो साहित्य तो पढ़ा जाता है, ये नहीं होगा। लेखन कौशल का विकास नहीं, पढ़ा जाएगा साहित्य, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों को विविधतापूर्वक भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। जैसे अवसर शब्द आया, बहुत बताया था ना पीछे की एक पॉजिटिव शब्द है। बच्चे को भाषा किसी भी चीज को सुनने का, पढ़ने का, बोलने का जितना ज्यादा अवसर देंगे वो उसी चीज में उतना ज्यादा निपुण होता चला जाएगा। तो बच्चों को विविधतापूर्वक भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, इसमें हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट, बालक मातृभाषा कैसे सीखता है? कल आपको बताया था कि मातृभाषा कैसे सीखी जाती है, और जो द्वितीय भाषा होती है जिसको भाषा अधिगम के द्वारा सीखा जाता है, वो कैसे सीखा जाता है? मातृभाषा का बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है, नहीं अधिगम नहीं करता। अधिगम तो द्वितीय भाषा का, तो मातृभाषा पहली भाषा होती है, तो पहली भाषा का क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा बी, मातृभाषा का बच्चा अर्जन करेगा, द्वितीय भाषा का बच्चा अधिगम करेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षण की समस्या है। शिक्षण की क्या समस्या है? मतलब पढ़ाई की क्या क्या समस्या? विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ये सही है। बच्चे किताबों से, स्कूल से, पढ़ने के डर से दूर भागते हैं। उनमें लगता है कि पढ़ाई कुछ काम की नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के, ये वो सब कुछ। जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उन्हें समझ आता है कि पढ़ना जरूरी था। अपने से बड़ों को सुना होगा कि पढ़ लो, आपका ही फायदा है, जॉब लग जाओगे, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों को पता नहीं होता, विद्यार्थियों को, मतलब 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें जैसे वो 12th पास कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार काश पहले पढ़ लिए होते। एग्जाम होने के बाद में फील होता है ना कि यार काश पहले पढ़ लिए होते तो ये क्लियर हो गया होता, इतने परसेंट बन गए होते, इतने नंबर बन गए होते। वो पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना, पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण है। आप हिंदी पढ़ रहे हो, उसमें कुछ शब्द संस्कृत के दे दें, इंग्लिश पढ़ रहे हो उसमें कुछ अलग शब्द दे दें जो उस भाषा से है ही नहीं। आप ईवीएस पढ़ रहे हो, उसमें इतिहास दे दें, तो वो क्या हो गया? पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। शिक्षण के नवाचारों का अभाव। जो नवाचार मतलब अपने पास पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, बुक नहीं है, कोई कोचिंग संस्था नहीं है, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होते हैं पढ़ने के वो सब। तो इसमें क्या हो जाए? सभी ये सारी समस्या हैं। अगर पढ़ने के संसाधन नहीं होंगे तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, पाठ्यक्रम दोषपूर्ण होगा तो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण तो होता ही है सबका ही पढ़ने में। पढ़ना वैसे सबसे अच्छा, सबसे सरल है, और देखा जाए तो सबसे कठिन है, माना जाता है ऐसा साइकोलॉजी के अनुसार, पर है सबसे आसान। देखो और कहो विधि का प्रयोग सीखने के लिए किया जाता है। एक विधि है जो देखो और कहो के नाम से जानी जाती है। देखो और कहो मतलब ये मार्कर है, मार्कर इसको देखकर इसके बारे में कुछ शब्द कहना, तो वो क्यों देखो और कहो विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? सहस्त्र वाचन के लिए, मौन वाचन के लिए, लेखन के लिए। मौन वाचन तो नहीं होगा, मन ही मन में बोल के जो पढ़ा जाता है वो होता है मौन वाचन। कहानी वाचन, कहानी तो नहीं सुना रहा, जो चीज उसे दी जाएगी, जिस चीज का चित्र दिखाया जाएगा उसी के बारे में वो बोलेगा, उसी के बारे में कुछ कहेगा, तो कहानी भी नहीं हो सकती। लेखन लिखेगा नहीं, वो बोल के बताएगा। सहस्त्र वाचन का विकास करने के लिए अपना कहो और देखो विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सभी छात्रों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। सभी छात्रों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। मेरे में, आप में, किसी तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, सभी में अलग अलग भाषा बोलने का विकास होता है। कोई किसी के सामने खुल के बोल लेता है, कोई अकेला 2 आदमियों में बोल के खुश रहता है, कोई 50 आदमियों में भी उसी तरह से बोल लेता है जैसे एक इंसान के साथ बोलता है। कोई बच्चा होता है जो परिवार में अच्छे से बोलता है, जैसे घर से बाहर गया, किसी दूसरे के घर गया, वहां पे 4 मन चुप बैठ जाता है, उसे कोई मत बोले, जैसे लगता है कि बिल्कुल शांत है, बेचारा बहुत शुद्ध है, बहुत
सरल है, पर वो घर पे बहुत बोलता है, बाहर नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता कि उसका भाषा विकास नहीं हुआ। तो सभी छात्रों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, समान नहीं होती, भिन्न भिन्न, हाँ भिन्न भिन्न होती है। कोई अच्छे से बोल पाता है, कोई अच्छे से नहीं बोल पाता। कोई 100 आदमी बच्चे बैठे हैं, 100 इंसान बैठे हैं, उनके सामने भी बोल लेगा, कोई 5 के सामने भी नहीं बोल पाएगा। तो सभी में भिन्न भिन्न होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। आत्मा की बातचीत, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती। जब विचार आवाज में बदलता है तो भाषा बन जाती है। यह विचार, यह कथन किसका है? तो बताइए किसका है? पतंजलि का नहीं है, डॉक्टर स्वीट का भी नहीं है। ये किसका है? प्लेटो का है। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। प्लेटो ने कहा है कि आत्मा की बातचीत, मन में जो विचार चल रहे हैं, अपने आत्मा से हम जो सोच पा रहे हैं, वो बातचीत जब तक उन विचारों में आवाज नहीं होती, जैसे वो आवाज बनकर मुंह से बाहर निकलते हैं तो वो भाषा बन जाती है। ठीक है, अब चलते हैं। कौन भाषा सीखने में सहायक है? भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां होती हैं, वो जिज्ञासा भी है, अनुकरण भी है, अभ्यास भी है। बच्चा अगर कुछ नए शब्द जानने की उसे इच्छा नहीं होगी, नए वाक्य समझने की, नए लोगों से जुड़ने की, नए शब्दों को जानने की अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो नहीं जानेगा, तो क्या होगा? भाषा विकास नहीं होगा। तो ये भी है अनुकरण। आप टीचर, जब कोई अध्यापक होता है वो आदर्श वाचन करता है, बच्चे उनका अनुकरण वाचन करते हैं। तो सहस्त्र वाचन के 2 होते हैं, एक आदर्श वाचन, दूसरा होता है अनुकरण। अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन अध्यापक करता है, बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते हैं, वो होता है अनुकरण वाचन। तो अनुकरण भी जरूरी है। अभ्यास, कोई कठिन शब्द अगर वो हमें नहीं अच्छे से बोलना आ रहा, नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे, तो जैसे जैसे उस शब्द को काफी बार बोला जाएगा, हर वक्त उसका प्रयोग किया जाएगा, जितना ज्यादा हो उसके अभ्यास करेंगे तो उस शब्द को बोल पाएंगे। तो भाषा अभ्यास भी जरूरी है। इसमें हो जाएगा डी। ये सारे सही हैं। निम्न में से भाषा का रूप नहीं है। भाषा के रूप आपको बताए थे, मौखिक बताया था, सांकेतिक बताया था, लिखित बताया था। इसमें कौन सा नहीं है? मौखिक भी है, लिखित भी है, सांकेतिक है, हिंदी नहीं है। हिंदी एक खुद ब खुद भाषा है, भाषा का रूप नहीं है। मौखिक रूप मुंह से बोलकर बताई जाने वाली भाषा, लिखित रूप जो लिखी हुई है वो, सांकेतिक जो हाथ से इशारे करके समझाए जाते हैं वो होती है सांकेतिक भाषा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। भाषा सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम है। भाषा किस प्रक्रिया में सही से सीखी जाती है? भाषा कौशल क्रम होते हैं ना, कि भाषा सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम, जैसे अपने भाषा बिंब होते हैं वो है। तो पहले किसी भी चीज को देख के पहले होगा क्या? दृश्य बिंब, पहले होगा श्रुति बिंब। किसी भी बच्चा सुन के सीखता है, बाद में होता है दृश्य बिंब, बाद में होता है अपना, पहले सुन के सीखेगा, फिर आप किसी चीज को देख कर सीखेगा, उसके बारे में समझेगा, फिर होगा विचार बिंब, फिर होगा भाव बिंब 1 नंबर, फिर होगा अपना श्रुति बिंब, दृश्य बिंब। पहले अपना दृश्य बिंब होगा, सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन। पहले होगा दृश्य बिंब 1 नंबर। पहले बच्चा किसी चीज को देखकर सीखेगा, बाद में उसके बारे में जो उसके लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए पर्टिकुलर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, उनको सुनकर उसके दिमाग में आएगा कि हाँ इस चीज का ये नाम है, इस चीज का ये नाम है, ये दिनेश है, ये मतलब अलग कोई भी नाम हो, बाबूलाल, रोहतास, जो भी अलग अलग। तो दृश्य बिंब, पहले होगा दृश्य बिंब, फिर होगा श्रुति बिंब, फिर जब ये दोनों परिपक्व हो जाएंगे ना, फिर 3 नंबर पे जन्म लेगा विचार बिंब। जब विचार बिंब परिपक्व हो जाएगा फिर आएगा अपना भाव बिंब। तो ये कौन से में है? 1 नंबर। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। फिर आएगा अपना श्रुति बिंब 4 नंबर, इसमें है, तो ये काट दें, ये हो जाएगा अपना पहले दृश्य बिंब, फिर श्रुति बिंब, फिर विचार बिंब, फिर भाव बिंब। भाव बिंब 4 होते हैं। ठीक है, कुछ भाषा के बिंब होते हैं तो 4। बोला कौन सा गया? निम्न में से असत्य कथन है। ये कुछ कथन लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? मौखिक भाषा अस्थायी होती है, सही है। मौखिक भाषा में आज कुछ बोल रहा हूं, कल कुछ बोलूंगा, आज बोल दूंगा कि आपको, आप जो बोलोगे वो करेंगे, कल को मैं उस बात से मुकर जाऊं, तो मौखिक भाषा अस्थायी होती है। लिखी हुई भाषा स्थायी होती है, लिखित भाषा अस्थायी होती है, लिखित भाषा अस्थायी नहीं होती। लिखित भाषा तो होती है स्थायी।
लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। निम्न में से ऐसे कथन है। लिखित भाषा अस्थायी होती है। लिखित भाषा अस्थायी नहीं होती, स्थायी होती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी आप जो रजिस्ट्री करवाने जाते हो इसलिए करवाई जाती है कि अगला कल को कोई बात से मुकर ना जाए, ऐसे ना बोल दे कि मैंने तो प्रॉपर्टी आपको दी ही नहीं, आपने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो इसलिए लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। सॉरी, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़िया, बच्चा अपनी मां से सीखता है। बच्चा अपनी मां से क्या सीखता है? कौन सी भाषा सीखेगा बच्चा? राजभाषा सीखेगा? नहीं। मातृभाषा सीखेगा? हाँ, बच्चा अपनी मां से मातृभाषा सीखता है। मां के द्वारा बच्चे द्वारा अपनी मां के मुंह से बोली व सुने जाने वाली भाषा जो होती है वो मातृभाषा कहलाती है। बच्चा अपनी मां से मातृभाषा सीखता है। द्वितीय भाषा नहीं सीखा, द्वितीय भाषा का तो बच्चा क्या करेगा? अधिगम करेगा, अधिगम। और मातृभाषा का क्या करेगा? अर्जन। इन दोनों में अगर अंतर पूछा जाए, अंतर क्या होगा? परिवेश का, ठीक है, वातावरण का, पर्यावरण का। मुख्यतः अंतर भाषा अर्जन और अधिगम में होता है। परिवेश का, वातावरण का, पर्यावरण का, तीनों एक ही बात है। और मातृभाषा का बच्चा अर्जन करेगा, द्वितीय भाषा का अधिगम करेगा, ठीक है। और अपनी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा अपनी है नहीं, राजभाषा है जिसका संविधान में उल्लेख है। संविधान के भाग 17 क में, अनुच्छेद 343 क में, ठीक है। निम्न में से भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा की विशेषता भी आपको करवाई थी। भाषा अर्जित सम्मति सही है, भाषा को अर्जन किया जाता है। बच्चे भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ये भी सही है। भाषा परिवर्तनशील नहीं है। भाषा परिवर्तनशील नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, ये भी सही है। आज मैं अच्छा बोल रहा हूँ, कल इससे अच्छा बोलूंगा, परसों उससे अच्छा बोलूंगा, तो अंतिम स्वरूप नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलने के अभ्यास करूंगा, जैसे जैसे आप बोलने का अभ्यास करोगे या किसी को समझाने का, कहीं पे आज आप 2 आदमी में बोल रहे हो, कल 15 आदमी में बोलोगे, फिर 100 में बोलोगे, फिर 1000 में बोलोगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने लाख बैठे हैं, 2 लाख बैठे हैं, तो आप खुल के बोल सकते हो। अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। आज आप थोड़ा भाषा विकास होगा, कल थोड़ा और होगा, परसों थोड़ा और आएगा। जैसे जैसे आप भाषा का अभ्यास करते जाओगे तो आपकी भाषा में परिवर्तन होता रहेगा, भाषा का विकास होता रहेगा। फिर भाषा अर्जन की विशेषता नहीं है। भाषा अर्जन की विशेषता कौन सी नहीं है? स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया, सही है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया, एक्टिव रह के लिए नहीं सीखना पड़ता। स्वाभाविक प्रक्रिया है तो अचेतन प्रक्रिया होगी। बच्चा मातृभाषा अर्जन करता है, सही है। औपचारिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। भाषा अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये होगा अनौपचारिक प्रक्रिया। बच्चा मातृभाषा का अर्जन करेगा, द्वितीय भाषा का अधिगम करेगा। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया सही है, स्वाभाविक प्रक्रिया ये भी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कितने वर्ष का बालक जटिल वाक्य बोलने लगता है? भाषा शब्द करवाए थे ना कल आपको, एक शब्द चरण, द्विशब्द चरण, बहुशब्द चरण। तो कितने वर्ष का बच्चा एक जटिल वाक्य बोलने लगता है? 2 वर्ष का नहीं बोल पाता। 2 वर्ष का बच्चा है वो 1-2 शब्द या अपनी बात को कहने की, अपनी जरूरतों को बताने की क्षमता रखता है। 1 वर्ष का कुछ वर्ण, जैसे पापा को पा, दादा को दा, मामा को माँ, कुछ वर्ण बोल सकता है। 2 वर्ष का बच्चा एक संपूर्ण शब्द का, कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकता है। 3 से 5 वर्ष का बालक है ना, 3 से 5 वर्ष के बीच का बालक अपनी बातों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी जरूरतों को बता सकता है। तो क्या हो जाएगा? कितने वर्ष का बालक जटिल वाक्य है बोलने लग जाता है? 3 से 5 वर्ष का बालक। भाषा कौशल होते हैं, भाषा कौशल कितने होते हैं? 1 2 3 4 भाषा कौशल 4 होते हैं जो आप कल करवाए थे ना। पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है लिखना, चौथा होता है अपना पढ़ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। LSRW, ठीक है, LSRW। अगर भाषा कौशल क्रम याद रखना हो तो आप LSRW याद रख सकते हो। हिंदी में रखना हो तो आप सु पो पा ली। सुनना, बोलना, पढ़ना
और लिखना। ठीक है, सुबोपाली, 1 नंबर सुनना, 2 नंबर बोलना, 3 नंबर पढ़ना, 4 नंबर लिखना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। भाषा कौशल कर्म होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से भाषा कौशल कर्म क्या होता है? पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। कौन सा कर्म सही होगा इनमें से सेलेक्ट करना। आप ऑप्शन कीजिए। आप अभी बताया था आपको सुबोपाली, तो कौन सा हो जाएगा? सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर पढ़ना होगा, 4 नंबर लिखना होगा। तो ऑप्शन सीटेट में लगभग ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ना, तो आपको आगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वैसे भी आप पैन नहीं चला सकते, तो थोड़ा सा अच्छे से देखना, समझना कि कैसे ऑप्शन भरे जाते हैं। पहले सुनना, तो 4 नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें कौन सा हो गया? 4 नंबर। फिर आता है अपना 2 नंबर बोलना, यह है। फिर आता है पढ़ना, 1 नंबर है। फिर आता है 3 नंबर, ये भी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सी। श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त विधि, श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त विधि क्या है? सुनना कौशल, मतलब आप अपनी श्रवण क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, बच्चे की श्रवण क्षमता को? तो आगमन विधि से, निगमन विधि से, देखो और कहो विधि से, श्रुति लेख विधि से। आगमन विधि से तो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, ये नहीं होगी। निगमन विधि व्याकरण के सिद्धांत, परिभाषाएं उनको निगमन विधि के लिए काम में उनके लिए निगमन विधि काम में ली जाती है, तो ये भी नहीं होगी। देखो और कहो विधि ये किस लिए है? ये वाचन कौशल को उच्च करने के लिए है। देखो और कहो विधि। श्रुति लेख विधि तो ये होगी। श्रुति लेख मतलब बच्चे को स्कूल में जो अध्यापक बोलता है, बच्चे उनको सुन सुन कर लिखते हैं, फिर अध्यापक उनकी नोटबुक चेक करता है कि उन्होंने सही से सुना, क्या लिखा है, कहां पे गलती की है। तो बच्चा गलती तब करता है जहां पे करता है जब उसको कोई शब्द है वो अच्छे से सुनाई नहीं दिया और उसका वो मतलब नहीं समझ पाया कि क्या बोला है सर ने, क्या लिखना है। तो श्रुति लेख विधि से श्रवण कौशल का हिंदी कुछ शब्द, कुछ क्या सारे शब्द जैसे अपन सुनते हैं वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो श्रुति लेख विधि से श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। मैडम मारी मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल कर्म क्या है? भाषा कौशल कर्म आपको बताए थे पहले कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। तो मैडम मारी मोंटेसरी भाषाविद, उन्होंने भाषा कौशल कर्म क्या बताया? बताइए। लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना बताया है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना बताया है, या फिर सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना बताया है, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना? बताइए। सामान्य तो होता है अपना ये सुनना, बोलना, पढ़ना और 4 नंबर पर होता है लिखना। मैडम मारी मोंटेसरी ने इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया है कि पहले बच्चा सुनेगा नहीं, कि पहला बच्चा सुनेगा, इसमें आंसर तो होगा अपना कौन सा? 2 नंबर, कि पहला बच्चा सुनेगा, फिर बच्चा बोलना सीखेगा, फिर बच्चा लिखना सीखेगा और फिर बच्चा पढ़ना सीखेगा। जबकि सामान्यतः देखा जाए तो होता है पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लेकिन मैडम ने चेंज किया है सुनना, बोलना, पढ़ने के से पहले लिखना कर दिया और लिखने के बाद पढ़ना कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषाई प्रवेश परीक्षाएं, भाषाई आविष्कार। सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? भाषाई भाषा का अभ्यास करना भी जरूरी है। भाषाई प्रवेश, आप जिस प्रवेश में रह रहे हो, जिस सामाजिक वातावरण में रह रहे हो, जिस समाज, जिस परिवार में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है आप वही भाषा सीखोगे, तो भाषाई प्रवेश भी जरूरी है। भाषा की परीक्षाएं जरूरी है। बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहाँ पे गलती कर रहा है, कौन से शब्द अच्छे से नहीं बोल पा रहा, नहीं लिख पा रहा। भाषाई आविष्कार जरूरी नहीं। भाषा ज्ञान में भाषाई आविष्कार कोई भी स्थान नहीं है। भाषा का आविष्कार आप कर ही नहीं सकते, भाषा जो चली आ रही है वही है। तो परीक्षा जरूरी है, भाषा प्रवेश जरूरी है, भाषाई अभ्यास जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सहस्त्रवाचन के प्रकार होते हैं। सहस्त्रवाचन के कितने प्रकार होते हैं? सहस्त्रवाचन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार। सहस्त्रवाचन, इसके 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? एक तो होता है आदर्श वाचन, दूसरा होता है अनुकरण वाचन।
सहस्वर वाचन दो प्रकार होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अध्यापक कौन सा वाचन करता है? अध्यापक आदर्श वाचन करता है, बच्चे अध्यापक जो बोलता है उनका अनुकरण करते हैं। आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं। ठीक है, अब चले नेक्स्ट। आदर्श वाचन किया जाता है, अभी ऊपर आपको बताया था, बताओ कौन सा होगा सही। आदर्श वाचन किया जाता है बच्चों द्वारा, अध्यापक द्वारा, ए या बी दोनों द्वारा? नहीं, बच्चों द्वारा किया जाएगा अनुकरण वाचन, अध्यापक द्वारा किया जाएगा आदर्श वाचन। तो चल नेक्स्ट, अनुकरण वाचन किया जाता है बच्चों द्वारा, अध्यापक द्वारा। वही प्रश्न है ऊपर वाला ही, बस थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किया है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के दिया है। बताइए बच्चों द्वारा किया जाता है अनुकरण वाचन या अध्यापक द्वारा किया जाता है? तो इसमें होगा बच्चों द्वारा। ठीक है, निम्न में से मौन वाचन, निम्न में से मौन वाचन की विशेषता नहीं है। मौन वाचन में समय की बचत होती है, सही है। आप किसी चीज का रिवीजन कर रहे हो तो आप चुपचाप रह के जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, पूरा रिवीजन हो जाता है। अगर आप बोल बोल के पढ़ते हो तो आप में शारीरिक थकान भी होगी और मानसिक थकान भी होगी। तो मौन वाचन में समय की बचत होती है, आप किसी भी चीज का जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। मौन वाचन में एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करता, ये भी सही है। अगर आपके पास आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो तो वहां पे आप साइलेंट रीडिंग करते हो। साइलेंट रीडिंग से क्या होता है, आपकी दूसरी सीट पे आपके बगल में जो भी बच्चा बैठा है वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो भी पढ़ रहा होता है, आप भी पढ़ रहे होते हो, अच्छे से पढ़ा जाता है। तो दोस्त छात्र में बाधा उत्पन्न नहीं करता। मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत पड़ती है, खुद पढ़ने की आदत पड़ती है। मौन वाचन समूह में किया जाता है, मौन वाचन समूह में नहीं किया जाता, मौन वाचन व्यक्तिगत होता है, आप सभी अपना अपना अलग अलग वाचन करते हैं। ठीक है, और वैसे पूछा जाए कि मौन वाचन के साइलेंट रीडिंग के रचना किसने की थी? मौन वाचन की रचना की थी ब्राइन ने। ठीक है, ब्राइन नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मौन वाचन की रचना की कि मौन वाचन अपने मन ही मन में किसी चीज को पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना खालिस्तान डैश 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 कहलाता है। अनुकरण वाचन नहीं, अनुकरण वाचन तो सहस्वर वाचन का है, जिसको बच्चा टीचर को आदर्श मान के उसकी बोली शब्दों का वाक्यों का अनुकरण करता है। आदर्श वाचन अध्यापक करता है, ये भी दोनों सहस्वर वाचन के भाग है। मौन वाचन मन ही मन पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो इसमें कौन सा होगा अपना? इसमें हो जाएगा सी। बच्चे अपने परिवेश इस समय भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है, बच्चे अपने परिवेश इस समय, हर समय होगा। ठीक है, इस समय की जगह होगा हर समय। बच्चे अपने प्रवेश से, हर समय, बच्चे अपने प्रवेश से, ये गलत है, बच्चे अपने प्रवेश से, एक तो राइटिंग सही नहीं है, इस वजह से आपको पीपीटी पे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ पीपीटी पे करवाया जा रहा है। बच्चे अपने प्रवेश से, अब आगे कंटिन्यू हो जाएगा, बच्चे अपने प्रवेश से हर समय भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा नहीं पढ़ाई जाए, गलत है। बच्चों को भाषा का अधिगम करवाने जाने से बच्चों को शब्द होते हैं उनको बताया जाए कि ऐसा बोल जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं, मातृभाषा का भी प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। अगर मातृभाषा में बच्चा गाली देना सीख रहा है, अशुद्ध बोलना सीख रहा है, गलत संगत है, कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है जो नैतिक नहीं है, गाली गलौच होगी, तो लक्ष्य भाषा का नहीं, मातृभाषा का भी प्रवेश अच्छा होना चाहिए। बच्चों को समर्थ भाषिक प्रवेश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। तो ये इसमें सही, और समर्थ मतलब भाषा अर्जन के समय भी और भाषा अधिगम के समय भी। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तेज गति से पढ़ना, शब्दों और स्वरों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना कौशल में पठन कौशल होता है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तेज गति से पढ़ना। जल्दी जल्दी पढ़ना ही उचित नहीं है। बच्चों को वाक्यों के शुद्ध रूप से उच्चारित करना, शुद्ध रूप से उच्चारित करना सही है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा है इसने संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। जो बात कही गई है, किस वे में कही गई है, उसको उसी के अनुसार समझना, वो उसका अर्थ समझना। वो जैसे होते ना कि रुको रोको मत,
जाने दो। ठीक है, उस तरह से जहां कहां पे रुकना है, कहां पे किस शब्द में ज्यादा जोर देना है, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। फिर आता है अपना ये लास्ट क्वेश्चन है अपना अभिव्यक्ति कौशल है। कौशल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अभिव्यक्ति कौशल, दूसरा होता है गणनात्मक कौशल। एक होते हैं अभिव्यक्ति कौशल, दूसरा होता है गणनात्मक कौशल। अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति मतलब कौशल अपनी बात को किसी के सामने अभिव्यक्त करना। गणनात्मक कौशल किसी बात को समझना और उसका अर्थ समझना। अभिव्यक्ति कौशल किन किन कौशलों से अपन अपनी बात को अगले के सामने रख सकते हैं? सुनकर और पढ़कर नहीं, बोलकर और लिखकर, लिखकर और सुनकर, बोलकर और पढ़कर। पढ़ना नहीं होगा तो इसमें होगा कौन सा? बोलना और लिखना। अपन बोलकर, मैं आपको बोल के कुछ बता रहा हूं, जो विचार हैं, जो कुछ भी बता रहा हूं वो बोल के बता रहा हूं या फिर लिख के बता रहा हूं, तो ये हो जाएंगे अपने अभिव्यक्ति कौशल। मैं बोल के अपने विचारों को आपके सामने रख पा रहा हूं। गणनात्मक कौशल होते हैं कि आप ग्रहण कैसे कर पा रहे हो, तो उसमें करोगे आप सुनकर और पढ़कर। ठीक है, आप सुनकर, मेरे जो आप ग्रहण कर रहे हो ना, जो मेरे से सुन पा रहे हो, जो मैं कुछ बोल रहा हूं वो आप पढ़कर ग्रहण कर रहे हो, और मेरे जो बोल रहा हूं वो भाषा के माध्यम से सुनकर ग्रहण कर रहे हो। तो सुनना और पढ़ना तो गणनात्मक कौशल है, और बोलना, लिखना और सुनना है, सॉरी बोलना और लिखना है अभिव्यक्ति कौशल। तो अपने भाषा के ऑब्जेक्टिव किए, अच्छे से प्रिपरेशन करना, सीढ़ियां धीरे धीरे पास आ रहा है। आज शाम को अपन पढ़ेंगे वो वृद्धि और विकास के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है जो आगे आने की सेकंड में आने की संभावना है, वो सब। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। सी यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।